बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। प्रॉपर रिलेशन का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें पदार्थ की अवस्था पर बात कर रहे थे और अभी तक हम लोग बात करें पदार्थ की जितनी अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी पर एक बेहतरीन समझ बना चुके हैं। और उसी के आधार पर हम बेसिक को अप्लाई करके आगे केमिस्ट्री को सीखने का प्रयास करेंगे। और जितने भी सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि आप उस सवाल को डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। चलिए अब हमारा पाठ है पदार्थ की जो विशेषताएं हैं। तो विशेषता में हम लोग पिछले क्लास में संप्रियता, उसके बाद बात करें जैसे कुछ और महत्वपूर्ण गुण थी जैसे काइनेटिक एनर्जी और विसरण, उस पर भी बात की है। अब हम लोग आगे बात करेंगे पदार्थ में खास पार्ट है जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब याद रखने से फेज चेंज कहा जाता है अवस्था परिवर्तन। अब इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर पूछा जाए कि मूल रूप से पदार्थ की मूल अवस्था क्या कौन सी है, तो पदार्थ की मूल अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस की बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ठोस, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद कौन सी अवस्था है, उसका नाम है द्रव। उसके बाद कौन सी अवस्था, उसके बाद है गैस। हम लोग बात करते हैं ठोस, द्रव, गैस की। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इसे ऐसे समझने वाले हैं कि देखिए हम लोग अगर अवस्था परिवर्तन करें तो अवस्था परिवर्तन के दो कारक होते हैं। एक कारक है, याद रखना है, दाब, और दूसरा कारक है ताप। हम लोग अभी फिलहाल बात करेंगे ताप पर, दाब पर भी बात करेंगे जब इसका समय आएगा। अब ताप पर क्या बात करें तो समझिए इस बात को। जैसे मैं क्या करूं कि अगर ठोस है, ठोस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, दाब पर मैं अभी इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि आपका बेसिक अभी स्टार्ट हुआ है और बेसिक थोड़ा सा ठीक होगा तब हम ताप और दाब के रिलेटिव करके समझ पाएंगे चीजें। यकीन कीजिए और आराम से चीजें चलती रही। पढ़ाने का मेरा अपना स्टाइल है, मैं इसी हिसाब से चलता हूँ और चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएंगी। इसमें एक बार भी शक नहीं करना है, बस आराम से देखिए। ठोस को अगर मैं गर्म कर दूं तो गर्म करने के बाद एक अवस्था के बाद किस अवस्था में पहुंच जाएगा? द्रव। और द्रव को अगर गर्म करूं तो एक अवस्था के बाद किस अवस्था में पहुंच जाएगा? गैस में। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या है, कारक क्या है? तो अवस्था परिवर्तन का यहाँ कारक है टेम्परेचर, यहाँ कारक क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिए। और अगर पूछे कि इस फेज का नाम क्या है, तो इस फेज का नाम याद रखिए, जब ठोस एक किसी खास टेम्परेचर पे द्रव में बदलना चालू कर दे तो इस अवस्था को कहा जाता है गलन। इस प्रोसेस को कहा जाता है गलन और इस टेम्परेचर को कहा जाता है गलनांक। याद रखना है गलन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। याद रखना है। अगर द्रव को मैं अगर गर्म कर दूं और एक फेज के बाद यह गैस में बदलने लगती है, टेम्परेचर के बाद एक टेम्परेचर देने पर द्रव अगर किसी में गैस में बदलने लगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पीकरण। इवेपोरेशन। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ऐसा समझते हैं अंग्रेजी में फ्यूजन या मेल्टिंग और इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ ठोस है तो हम क्या देखें जनरली, ठोस में क्या है? कण है, कण है। द्रव में क्या है? ये भी क्या है? कण है। होता क्या है, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद कण एक दूसरे से दूर जाते हैं और जब कण एक दूसरे से दूर जाएगा तो दूर कण किसमें होता है? द्रव में। इसीलिए कण दूर जाने के कारण, याद रखना, कण दूर जाने के कारण बड़ी इंपॉर्टेंट पता, अगर इसको डीप से समझिएगा तो ऐसे समझते हैं कि देखिए हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया और जानते हैं टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से सीधा रिलेशन है। और जब टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से सीधा रिलेशन तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ठोस के भी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है टेम्परेचर देके। और जब हम टेम्परेचर दिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसके कणों की गति बढ़ गई और कणों की गति बढ़ गई चूंकि हम जानते हैं ठोस में कणों की गति कम होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है। लेकिन हम क्या किए, बाहर से टेम्परेचर देके उसके काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया? ग्रो किया।
जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण हम जानते हैं कि देखिए कोई आप मेरे सामने से आके लड़े ऐसे ऐसे, तो मैं हो सकता है उससे जीत जाऊं। लेकिन एक है ना कि रजनीकांत जैसे या फिर साउथ के कोई सुपरस्टार जैसा उछल उछल के एक बार इधर से मारे, एक बार इधर से मारे, इधर से मारे, उछल उछल के मारे, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि याद रखना है बल हमेशा कोई खास दिशा में लगती है, सदिश राशि है। बल अगर चारों दिशा में चारों तरफ से आ जाए तो बल लगा नहीं पाऊंगा। कई बार याद रखिए हम लोग जब नाचते रहते हैं, एक बचपन में हम लोग खेलते थे मतलब घूमने वाला, हम उसका हाथ पकड़ लेते थे वो मेरा हाथ और ऐसे करके नाचते थे पूरा। उस फेज में अगर कोई कहे कि बल लगा के दिखाओ ठीक से, तो बल नहीं लगा पाता है। याद रखिएगा घूर्णन गति कमजोर गति होती है, उस पर आप ये जो घुमा रहा है दूसरे को कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाता है। अगर यहाँ समझे तो याद रखिए दोलन थी, लेकिन बाद में क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब कोई चीज गति में हो तो उस पर याद रखना है बल का मान कमने लगता है। गति में हो तो बल का मान कमने लगता है, और एक समय एक ज्यादा जब गति करेगी तो ज्यादा दूर चली जाएगी, ज्यादा दूर जाएगी तो इसके अंतरान्विक आकर्षण बल का मान कम जाएगा, और जब ज्यादा दूर जाएगी तो अंतरान्विक आकर्षण बल का मान कमेगा, और अंतरान्विक आकर्षण बल का मान कमेगा तो एक दूर जाके वहीं शिफ्ट हो जाएगी। याद रखिए जहां लगाव खत्म लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। वही मामला यहाँ लगाव खत्म, कण दूर गया, और कण दूर गया तो किसका अंतरान्विक स्थान का मान जाता होता है? द्रव का। कारण क्या था? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से ठोस को द्रव में बदला जा सकता है। फिर आप जब टेम्परेचर देते हैं तो जो द्रव है वो किसी में बदल सकता है? गैस में बदल सकता है, क्योंकि दूरियां बढ़ेगी तो रिश्ते में दरार आ जाएंगे। तो क्या हुआ? ठोस टेम्परेचर का द्रव में, द्रव टेम्परेचर का गैस में। ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो इसी फेज को कहा जाता है अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज या स्टेट चेंज। चीजें ठीक है। अब हम लोग और इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या इसे वापस भी लाया जा सकता है? तो बिल्कुल वापस लाया जा सकता है अगर इस बात को समझे। तो जो गैस है, इस बात को ध्यान दीजिए, अगर गैस है, इसको मैं मिटाता हूं, इसे मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे मान लीजिए गैस है। अगर गैस को अगर मैं ठंडा कर दिया, जैसे याद रखिए माइनस ऐसे करूं, इसका मतलब समझिएगा ठंडा। अगर गैस को मैंने ठंडा कर दिया, टेम्परेचर देने पर कण क्या हुए थे? दूर चले गए थे। जैसे देखिए ठोस कण नजदीक नजदीक, द्रव कण दूर दूर, और याद रखना है गैस कण और दूर दूर। ठंडा करूंगा तो ठंडा करने से कण नजदीक आएगी, जब कण नजदीक आएगी ठंडा करूंगा तो कण नजदीक आएगी, और नजदीक आएगी तो क्या बनेगा? द्रव। तो गैस को ठंडा करने से क्या कौन सी अवस्था आ जाएगी? द्रव। और जब द्रव को आप अगर ठंडा करते हैं, द्रव को अगर आप ठंडा करते हैं तो ये जो अवस्था आ जाएगी इसे कहा जाता है ठोस। और इसे भी ठंडा करेंगे तो हो सकता है फेज कौन सी आ जाए? ठोस को अगर ठंडा करेंगे तो फेज आ जाए बीईसी। लेकिन यहाँ ये बातें लगभग सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया है नहीं। अब मैं जो बताता हूँ यहाँ से सवाल आते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि ध्यान दीजिए, अगर ठोस द्रव में बदले जिस ताप पर, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सब पर मैं बात करूँ गलनांक क्या होता है, सब पर बात करूँ, फेज बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे गलनांक किसे कहते हैं, तो जिस देखिए अंक 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 का मतलब होता है ताप। जिस ताप पर, जिस अंक पर, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना चालू कर दे, उस ताप को, उस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वाष्पीकरण की बात करें, जिस ताप पर, वाष्पीकरण का कोई खास टेम्परेचर नहीं होता है, किसी भी ताप पर हो सकता है, ठीक है वाष्पीकरण। लेकिन याद रखना वो डिपेंड करता है कौन सा पदार्थ है। जैसे जल, जल का वाष्पीकरण याद रखिए 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद होता है, क्वथनांक के बाद होता है। तो वाष्पीकरण से याद रखना, वाष्पीकरण से पहले एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं क्वथन। सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए। तो क्वथनांक के बाद किसी भी ताप पर, याद रखना क्वथनांक के बाद किसी भी ताप पर वाष्पीकरण संभव है। तो जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलना, गैस मतलब वाष्प में बदलना चालू कर देती है, उस प्रोसेस को याद रखना वाष्पनांक, उस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि गैस, गैस अगर द्रव में बदला है, जैसे याद रखिए गैस है, गैस अगर द्रव में बदल रहा है, तो अभी बस याद रखिए गैस अगर द्रव में बदले, इसी प्रोसेस से बारिश होती है, और इसे कहा जाता है संघनन। याद रख लीजिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी यहाँ से तो डायरेक्ट सवाल उठाते हैं, गैस ठोस में बदले से उधर्पातन कहते हैं, कई बार सवाल उठा चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ टॉपिक, इसी टॉपिक से सवाल आते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों देखते हैं? क्योंकि टीचर हमेशा बताते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो टॉपिक पर एग्जामिनेशन बोर्ड जो हिंट कर रहे हैं कि जिस टॉपिक पर अटैक करे उस टॉपिक को मत छोड़िए। जैसे करने वाले, हिस्ट्री करने वाले हमेशा बौद्ध और जैन देख के जाते हैं, याद रखिए, या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वर्ल्ड मतलब जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैपिंग एक बार देखे जाते हैं। मैपिंग से हर हाल में सवाल होता है, जनरली एशिया से मैक्सिमम सवाल, द्वीप से सवाल होते हैं, कई बार जापान से, तो कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इस बात को याद रखिए, आइलैंड से जनरली सवाल होता है बीपीएससी में, तो वहाँ ध्यान देना है। हर एग्जामिनेशन के एक आयाम होते हैं,
कभी किसी एग्जामिनेशन में जनरल हिस्ट्री से सवाल हो प्रॉपरली तो बौद्ध और जैन को नहीं छोड़ा जाता है। मॉडर्न में याद रखिए, मॉडर्न में स्वतंत्रता संग्राम से एक बार भी पोर्शन नहीं छोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर बात करूँ तो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, गैस, द्रव और ठोस हो गए। अगर गैस द्रव में बदले तो क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन। मैं ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, हो देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है संघनन। अगर द्रव जो है अगर गैस ठोस में बदले, द्रव अगर ठोस में बदले, इस प्रोसेस को कहा जाता है, गौर कीजिए, द्रव किसमें? ठोस में बदल रहा है। तो इसको याद रखिए, आप क्या कह सकते हैं? जैसे द्रव, द्रव समझिए, पानी को रखते हैं आप, पानी बदल जाती है बर्फ में, मतलब द्रव अगर ठोस में बदले, इसे जमना भी कहते हैं इसे, और इस टेम्परेचर को याद रखना हिमांक कहते हैं, और इस प्रोसेस को हिमीकरण या फिर सोलिडिफिकेशन कहते हैं। तो याद रखना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हिमीकरण। और जिस ताप पर संभव है उसे कहा जाता है हिमांक। याद रखिए, जिसमें आंक लग जाएगा मतलब वो ताप की बात करे तो इसे क्या कहते हैं? हिमांक। बातें कंप्लीट है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से सवाल बनेंगे। अब इसको मैं एक डायग्राम से बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया? सीधा गया, एक बार उल्टा चला गया। तो अगर आपसे पूछे, देखिए ठोस, ठोस किसमें बदले? द्रव में। तो ठोस द्रव में बदले मतलब गला होगा, तो गलनांक। इस प्रोसेस को गलन कहते हैं। गलन के बाद आप इसे फिर गर्म कीजिए तो वाष्प में बदलेगा, इस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में वाष्पनांक क्यों नहीं है? क्योंकि वाष्पीकरण कोई खास टेम्परेचर पे, अंक मतलब होता है कोई खास टेम्परेचर, तो वाष्पीकरण कोई खास टेम्परेचर पे नहीं होते। वाष्पीकरण में नोट बना के लिख लीजिए कि यह सभी ताप पर संभव है, बस ताप क्वथनांक से ऊपर होना चाहिए। चीजें ठीक है। बात करूं उसके बाद गैस, गैस किसे बदले? द्रव में, इसे संघनन कहते हैं। ये भी लगभग सभी ताप पर संभव है। उसके बाद बात करें द्रव किसे बदले? ठोस में, तो उसे हिमीकरण कहते हैं, सोलिडिफिकेशन है। क्वेश्चन पूछे जा चुका है, सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन। और याद रखना है, सोलिडिफिकेशन कहते हैं, और ये खास टेम्परेचर पर संभव है इसलिए इसे हिमांक कहते हैं। क्वथन भी खास टेम्परेचर पर संभव है इसलिए इसे क्वथनांक कहते हैं। एक जनरली मैं टॉपिक से परिचित करा रहा हूँ, अब समझाता हूँ, अब आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको इसे रिवाइज करना तो रिवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऐसे ठोस, फिर लिखना है द्रव, फिर लिखना है गैस। ऐसे डायरेक्ट सवाल होते हैं, याद रखना है। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, टेम्परेचर का बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर का मतलब ए होता है, टेम्परेचर का मतलब ए होता है, टेम्परेचर आप घटा दीजिए। ठीक है, अब समझिए, ठोस टेम्परेचर देखिए ऊपर मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठोस से द्रव, तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गलन। गलन निश्चित ताप पर होता है, गलन निश्चित ताप पर होता है, याद रखना, इसलिए क्या बनाएगा? गलनांक। द्रव से गैस, ठीक है, द्रव से गैस, ये क्या होगा? द्रव से गैस मतलब पानी, पानी याद रखना। अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो आप हमेशा एग्जाम्पल में बर्फ, पानी और गैस लेके चले तो आपको सारा बात समझ में आएगा। तो द्रव से गैस मतलब पानी को गर्म कीजिएगा तो वाष्प में बदलती है, तो याद रखना वाष्पीकरण। वाष्पीकरण याद रखना सभी ताप पर संभव है, फिर निश्चित ताप नहीं, इसलिए वाष्पनांक नहीं होगा। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि कौन सी प्रक्रिया जो सभी ताप पर संभव है, याद रखना है वो वाष्पीकरण है। ठीक है, उसके बाद बात कर संघनन भी है, बात करूंगा अभी। चलिए, ये बात हो गया कंप्लीट। अगर उल्टा चलते हैं मतलब गैस का टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो गैस को अगर द्रव में बदलेंगे इसे कहा जाता है संघनन। और अगर द्रव को ठोस में बदलते हैं इसे कहा जाता है, याद रखना है, हिमीकरण। क्योंकि द्रव को ठोस में मतलब पानी को जमा देना है, तो जमा देना है तो बर्फ में जमेगी हिम, इसलिए हिमीकरण। हिमीकरण मामला समझ में आ रहा होगा। अब एक नया बात इसमें क्या है जो एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक है भैया, ठोस से द्रव में बदले, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलती है। मतलब याद रखना है, एक द्रव ऐसा चीज है, द्रव सेंटर है जहां से चीजें होकर जा रही है। ठोस वाला गैस में जाएगा तो द्रव में जरूर बदलेगा। एक नहीं मेन स्टेशन होता है, एक होता है जैसे एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, एक स्टेशन है सी। ए से अगर सी पर गाड़ी चली जाएगी तो बी से होती हुई जाएगी, सी से ए पर तो बी से होती हुई जाएगी। मतलब मामला ये है कि बीच वाला पॉइंट होगा ही होगा। यहाँ भी देखिए, ठोस द्रव गैस, ठोस से गैस पर, द्रव से गैस, ठोस पर तो द्रव से होती जाएगी। ठोस गैस के बीच में द्रव का चक्कर है। क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है जिसे ठोस को डायरेक्ट गैस में बदला जा सकता है? प्रोसेस। इस प्रोसेस को याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा
ऐसे भी संभव है, और याद रखना ऐसे भी संभव है, और ऐसे संभव है इसे कहा जाता है, याद रखना है, ऊर्ध्वपातन। इसे भी कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब पूछेगा, अब फिर से ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन को। लेकिन ध्यान दीजिए क्या हुआ, ठोस को मैंने गैस में बदला, टेम्परेचर यहाँ क्या हुआ, बढ़ाया गया है, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप कपूर लीजिए, कपूर को आप जला दीजिए, याद रखिए कपूर, जब कपूर द्रव में नहीं बदलती है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले मतलब डायरेक्ट गैस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई गैसियस सब्सटेंस मतलब उसी कपूर को अगर आप वापस प्राप्त करना चाहे जो बदल चुका है, तो आप उसे ठंडा कीजिए, जब उसे ठंडा कीजिएगा तो द्रव में नहीं बदलेगा। क्यों द्रव में नहीं बदलेगा? क्योंकि जब वो ठोस था गैस में बदल रहा था तो द्रव में नहीं बदला था। तो अगर उसी जो कपूर गैस में बदल चुका है, अगर आपको वापस कपूर प्राप्त करना है, हालांकि सेम अमाउंट नहीं प्राप्त होगा, कम अमाउंट प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ उसका एनर्जी के रूप में जा चुका है बाहर, तो कुछ अवस्थाएं प्राप्त होगा। तो गैस भी ठोस में प्राप्त किया जा सकता है, वो भी ऊर्ध्वपातन। लेकिन ये ऊर्ध्वपातन, ये याद रखना, रिवर्स सब्लिमेशन है, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन के मैंने क्या किया, उल्टा किया, सब्लिमेशन, तो इसे कहा जाता है रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन। लेकिन केमिस्ट्री वालों ने रिवर्स सब्लिमेशन का एक बहुत ही प्यारा नाम जारी किया है, जिसे कहा जाता है निक्षेपण। इसे कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिपोजिशन, इसको याद रखना। अब सवाल है, अगर आपसे पूछा जाएगा ऊर्ध्वपातन क्या है, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, बस इस मामला को देखते रहना, बार बार यहाँ से सवाल बनेंगे। अब मैं ऊर्ध्वपातन समझाता हूँ, धीरे धीरे मैं टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, गलन से, फिर एक लाइन से हम लोग चलेंगे, बात पर गौर करते हैं। कितना मिनट हुआ? अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, गलन। याद रखना इसे मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग, अब इसे समझिएगा, मामला क्या है मेल्टिंग में। मैंने क्या कहा, मेल्टिंग में पीछे याद कीजिए, ठोस को द्रव में बदलना है, ठीक है। और सबका अपना अपना गलनांक होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा गलनांक किस धातु की होती है, तो लोहा मत मारिएगा, लोहा का गलनांक मात्र 1538 डिग्री सी है। लेकिन टंगस्टन की गलनांक 3000 से 3500 डिग्री सी है। मतलब अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है जिसकी गलनांक सबसे अधिक है, तो याद रखना है टंगस्टन। टंगस्टन की गलनांक सबसे अधिक है, इसलिए याद रखना उसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब आप समझिए गलनांक क्या है, तो गलनांक क्या है, तो याद रखना है गलन। गलन मतलब क्या है कि ठोस किसी में बदले, द्रव में बदले। तो गलन क्या एक प्रक्रिया है, गलन क्या एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में याद रखना है सॉलिड, जिस प्रक्रिया में क्या है सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। लेकिन ये जो गलन की प्रोसेस है वो किसी खास टेम्परेचर पे होता है, किसी खास टेम्परेचर पे होता है। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब ध्यान देना, गलनांक, गलनांक हर पदार्थ का अलग अलग होता है। गलनांक, अब समझिए इस बात को, मैं क्या करूं, गलनांक हर पदार्थ का अलग अलग होता है। अब समझिए, जैसे अगर बात करें तो बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सी, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी। लेकिन याद रखना हर फेज में नहीं 0 डिग्री सी है, मैं बर्फ के गलनांक को बढ़ा घटा भी सकता हूं। मतलब अगर देखिए, जैसे मैं हूं, मेरे उम्र को कोई, जैसे मान लीजिए कि डिप्रेशन में आ गया, मैं तनाव में आ गया, लगातार वो लगातार संघर्ष जारी रहा, जीवन का संघर्ष जारी रहा, तो मैं बूढ़ा दिखने लगूंगा। क्योंकि याद रखना मेरे शरीर में टायरोसिन प्रोटीन की मात्रा कम जाएगी और मैं बूढ़ा दिखने लगूंगा। मतलब मुझे जवान दिखने का या फिर खुश रहने का एक कारक है, वह कारक जिसको प्रभावित कर दे, अगर उस जो कारक है उस कारक को अगर कोई प्रभावित कर दे तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा। मामला वही कि कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी भी पदार्थ के गलनांक को प्रभावित कर सकती है। वो कारक कौन से, तो कारक मैं बताता हूँ। कारक तो कहीं ऐसे ताप है, दाब है और मिश्रण है, कुछ अशुद्ध पदार्थ है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें अशुद्ध पदार्थ पर। बाकी मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है, मैं टॉपिक जहां जहां आने वाला है, जहां चीजें आपको ज्यादा समझ में, मैं टॉपिक वहीं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करूँ, गलनांक, गलनांक किसे कहते हैं, तो आंक मतलब निश्चित ताप,
जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है, तो बर्फ का गलनांक याद रखना है, जमनांक भी 0 डिग्री सी है, और 0 डिग्री सी पर बर्फ गलने भी लगती है। 0 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो गलने लगेगी। अब याद रखना है, क्या इसके बर्फ के गलनांक को कम और ज्यादा किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, गलनांक को प्रभावित करने वाला कारक और गलनांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका नाम है, याद रखना है, अशुद्धि। अशुद्धि का क्या रिलेशन है? तो अगर अशुद्धि को समझने का प्रयास कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, अशुद्धि अगर मिलाइएगा, गौर कीजिए, अशुद्धि अगर मिलाइएगा, अशुद्धि अगर ज्यादा हो तो गलनांक कम जाएगा। मतलब आप ये लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए इसे, 1/, अशुद्धि, ऐसे। आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएगी, बस गौर से देखिए। अगर आप अशुद्धि जितना ज्यादा कीजिएगा उसका गलनांक उतना कमेगा। मामला समझिए, चावल कभी बनाए हैं? चावल बनाइए, 4 सीटी में बनता है, 5 सीटी में बनता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सीटी कहने का ये मतलब है कि चावल बनाने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, उसमें चावल को साफ पानी में बनाइए, आपको ज्यादा समय लगेगा। वही चावल बनाने आप नाला का पानी ले लीजिए, नाला का पानी लेते हैं, नाला क्या अशुद्धि है, नाला का पानी अशुद्ध है। या फिर आप खिचड़ी बनाए, आप यकीन कीजिए, आप चावल बनाइए और खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी कम समय बन जाता है। पता है ऐसा, खिचड़ी कम समय बन जाता है। क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अशुद्धि, केमिस्ट्री में अशुद्धि का क्या मतलब है? केमिस्ट्री में अशुद्धि का मतलब है बहुत सारे पदार्थ अगर एक साथ मिल जाए उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अच्छा, लिखा होता है कि रामेश्वर प्रसाद ज्वेलरी, लिखा हुआ है पूरा, अलंकार, ऐसे तो लिखा हुआ है। इसमें आप इस बात को समझिए, मामला क्या है? मामला ये है कि वहाँ लिखा होता है 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना का क्या मतलब है? 24 कैरेट सोना का मतलब है कि यहाँ सोना ही, हालांकि शुद्ध सोना मिल ही नहीं सकता, उसमें आभूषण बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बात को समझिए। शुद्ध का क्या मतलब? शुद्ध का मतलब है कि प्योर वो हो, उसमें मिलावट न हो। खिचड़ी में क्या है? मिलावट है, और मिलावट मतलब अशुद्धि है। अशुद्धि ज्यादा होगा तो गलनांक कमेगा। इसलिए खिचड़ी में जब खिचड़ी बनाते हैं तो उसका गलनांक कम जाता है और बहुत जल्दी गल जाएगी, और मतलब गांव में बोलते हैं सीज जाना, पक जाता है चीजें। तो याद रखना, अशुद्धि क्या करते हैं? अशुद्धि गलनांक को क्या करती है? कम कर देती है। खीर बनाना है, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, बहुत सारा पदार्थ मिला के बनाइए, जल्दी बनेगा। इसलिए मतलब यहाँ के होटल में प्रचलित है मिक्स वेज, बहुत सारी चीजों को मिलाइए, बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बाकी अगर स्पेशल वेरायटी का सब्जी बने तो ज्यादा टाइम लगता है। तो इस बात को याद रखिए, अशुद्धि किसी पदार्थ के गलनांक को क्या करती है? कम कर देती है। अब इस बात को ध्यान रखिए, गलनांक को कम करती है। अब याद रखिए, इसका प्रयोग कौन करते हैं? आइसक्रीम बनाने वाले। अब याद रखिए, आइसक्रीम बना, आइसक्रीम है, देख लीजिए, ठीक है। अब आइसक्रीम में मान लीजिए, ये आइसक्रीम क्या करेगी? इसको जो बर्फ है, वो वातावरण के टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री से, और बर्फ क्या कह रहा है? अगर 0 से तन को टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा भी बढ़ा, हम गल जाएंगे, प्रक्रिया है। याद रखना, आइसक्रीम मान के चलना, मतलब मान के क्या चलना? सॉलिड फेज में होता है। क्या आइसक्रीम बहता है क्या? नहीं, सॉलिड फेज में है। और ये मान के चलता है कि 0 डिग्री से थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ कि ये अपना पिघल जाएगा, बेचारा पिघल जाएगा। जाकिर खान का लाइन है ना कि यहाँ मैं पिघल गया, तो ये क्या करेगा? यहाँ पिघल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वातावरण से ले रहा है। अब बनाने वाले क्या करते हैं? कौन बनाने? आइसक्रीम बनाने वाले क्या करते हैं? इसमें मिला देते हैं नमक। नमक क्या है? अशुद्धि है। नमक जैसे मिलाते हैं, इसलिए सवाल पूछा जाता है, नमक मिलाते हैं, फिर जिलेटिन मिला देते हैं। सवाल पूछा जाता है कि आइसक्रीम बनाते समय नमक क्यों मिलाया जाता है? नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि नमक गलनांक को कम कर देती है। गलनांक याद रखना है, 0 डिग्री पर मतलब प्रॉपर इससे ज्यादा होता गल जाता है। ये गलनांक को कम करके और क्या करती है? 1 डिग्री से 0 डिग्री से थोड़ा भी ज्यादा, फिर 0 डिग्री पर गलने लगती है। इसके टेम्परेचर को याद रखना, कम कर देती है, माइनस में ले जाती है टेम्परेचर, माइनस में, -1 2 3 4 5 6 -10 ऐसे टेम्परेचर कम कर देती है। क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम जाएगा, अशुद्धि बढ़ाने पर गलनांक कम जाएगा, और गलनांक कम जाता है। अब गलनांक कम जाते, याद रखिए गलनांक कम, तो अब तो टेम्परेचर नहीं गेन कर पाएगा, अशुद्धि है। इस फेज में आइसक्रीम हमारा क्या सुरक्षित रह जाता है। तो आइसक्रीम को सुरक्षित रखने के लिए, आइसक्रीम को गलने से बचाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। इस वाला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि आइसक्रीम में नमक क्यों मिलाया जाता है, तो याद रखिए नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि नमक आइसक्रीम के गलनांक को कम कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देके लिखिए,
मैं यहां लिख देता हूं आइस क्रीम में नमक आइसक्रीम के गलनांक को कम कर देती है। देखिए समय बचाना है अगर, तो यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो प्रॉपर आरओ के पानी में चावल बनाते हैं। समय बचाना है तो जो टंकी का पानी उसमें चावल बनाइए, टंकी का पानी अशुद्ध है ऐसा अशुद्ध है, और प्रॉपर क्या होगा उसमें चावल जल्दी बन जाएगा। समय बचाना तो ये काम कीजिए। ये हमारा क्या है मामला मेल्टिंग का, याद रखना है मेल्टिंग, क्लियर है बातें। अब अगला टॉपिक देख लीजिए, पीछे हमारा क्या टॉपिक था, गलन। तो गलन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हमें क्या देखना है, तो अगला देख लीजिए, इसी में देख लेते हैं हिमीकरण, रिलेशन है, रिलेटेड है। तो अगला क्या देखेंगे हम लोग, हिमीकरण। टाइम कितना, 25। बिल्कुल सेम सोलिडिफिकेशन, या फिर इसे ही कहते हैं क्या, हिमकरण। अब समझिए हिमकरण क्या है, तो इसको समझते हैं कि हिमकरण क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो हिमकरण देखिए मतलब ठोस होना है कोई चीज को, हिम मतलब ठोस, ठोस होना है, तो ठोस कौन होगा, द्रव। तो द्रव है किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो इसे क्या कहते हैं, हिमकरण कहते हैं। और जिस ताप पर बदलता है, जिस ताप पर बदलना चालू होता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। याद रखिए, वैसा प्रोसेस जिसमें द्रव ठोस में बदलने लगे उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हिमकरण कहते हैं। और जिस ताप पर यह संभव हो उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। हिमांक का मतलब है, आंक का मतलब होता है निश्चित ताप, बातें ठीक है। वह जिस निश्चित ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगे उसे हिमांक कहते हैं। ताप को हिमांक कहते हैं, प्रोसेस को हिमकरण कहते हैं। चीजें ठीक है, अब समझिए इस बात को। बर्फ है, ठीक है, क्या हुआ समझिए, बर्फ है यहाँ प्रॉपर। नॉर्मली क्या था, पहले देख लीजिए पानी है, मैंने क्या किया, इसे ये क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। पानी को क्या किया मैंने, ठंडा किया। पानी को मैंने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा जैसे किया तो बन गया क्या, बर्फ बन गया, आइस क्यूब, आइस क्यूब बन गया, बर्फ बना। तो जैसे ही बर्फ बनती तो हम क्या मानते हैं कि अच्छा द्रव है, किसी न किसी ताप ऐसा हुआ होगा। और ये चीजें होती है 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर कोई भी पानी किसी में बदलना चालू कर देती है, बर्फ में। इसे कम टेम्परेचर जितना भी कीजिएगा, -1, -2, -3, -10, -15, -16, कुछ भी माइनस में, वो बर्फ में ही रहेगा। इस प्रोसेस को हिमकरण कहते हैं। और इस ताप 0 डिग्री ताप को जिस न्यूनतम ताप पर, किस न्यूनतम ताप पर, 0 डिग्री सी पर संभव हुआ था, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू कर दे उसे हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। चीजें ठीक है, क्या इसको भी प्रभावित किया जा सकता है क्या, तो देख लेते हैं इसके प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो इसको भी प्रभावित करने वाला कारक है, उसका नाम क्या है, अशुद्धि। अब अशुद्धि का क्या रोल है, तो सिंपल बात जो अभी हम लोग पढ़े थे, हिमांक समानुपाती 1/, अशुद्धि। मतलब अशुद्धि बढ़ाइएगा तो हिमांक घटेगा। सेम चीजें हैं जो अभी हम लोग आइसक्रीम में पढ़े हैं, तो ऐसी चीजें अप्लाई कर लीजिए। मतलब है कि याद रखिए, आइसक्रीम अगर मान लीजिए पानी, नॉर्मली पानी है और पानी 0 डिग्री सी पे जम जाती है, पानी 0 डिग्री सी पर जम जाती है, क्योंकि पानी में मामला लगा ना पानी में, तो पानी अगर 0 डिग्री सी पर जम जाती है, अगर इसमें अशुद्धि मिला दीजिएगा तो मिलाने के बाद क्या होगा, वो पानी जो है, बंद कर दीजिए थोड़ा सा, वो पानी जो है, वो पानी छोड़ दीजिए, पानी जो है वो पानी किसमें, ठोस में बदलता है। तो ठोस में कितना, 0 डिग्री सी पे बदलता है। लेकिन हम जैसे ही क्या करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, तो वह पानी 0 डिग्री पर नहीं, चूंकि हिमांक कम हो गया, हिमांक 0 डिग्री से था, एक कम हो गया और माइनस में बहुत चली जाएगी, इसलिए वैसे पानी बहुत जल्दी नहीं जमती है। तो ठंडे वाले इलाकों में, याद रखें, ठंडे वाले इलाकों में, जब प्रॉपर यूरोपीय क्षेत्र में या जितने भी ठंडे क्षेत्र है, भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में याद रखना है, जो हमारा जो पानी है, वो पानी जल्दी बर्फ न बन जाए, इसीलिए इसमें अशुद्धि के रूप में जनरली नमक मिला के रखा जाता है, क्योंकि नमक भी क्या है, अशुद्धि का काम करते हैं। या फिर मुख्य रूप से इसमें शराब मिला के रखते हैं। शराब क्या करती है, और लोग मैक्सिमम यूरोपीय क्षेत्र में जाइएगा तो लोग मैक्सिमम शराब का यूज करते हैं बाथरूम वगैरह में। क्यों शराब का यूज करते हैं, कि शराब अशुद्धि है, यह पानी को जमने नहीं देगी,
क्योंकि प्रॉपरली पूरा शराब का यूज किया नहीं जा सकता है, तो शराब पानी मिला के रखते हैं और शराब पानी को क्या करते हैं, जमने नहीं देती है, क्योंकि हिमांक घटा देगी, बहुत माइनस में टेम्परेचर ले जाती है अशुद्धि मिलाने पर, तो पानी सुरक्षित रहता है। तो इस बात को याद रखना है। ये हमारा क्या था, सोलिडिफिकेशन, हिमीकरण, ये बात कंप्लीट है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा इसी उमंग के साथ। और अगला जो हमारा टारगेट है उसका नाम है वाष्पीकरण, क्वथनांक एवं कुछ इससे पूछेगा सवाल, उस पर बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।